नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और यहाँ लंदन में एक बहुत ही खूबसूरत जगह लिटिल वेनिस में हमारे साथ मौजूद हैं रजनी कौल साहिबा। ब्रॉडकास्टिंग में बस क्या कहा जाए कि आपका नाम ही नाम रहा है हमेशा से। मेरी उस्तानी भी हैं और आप ही के ज़माने में मैंने बीबीसी हिंदी सर्विस का भी ज्वाइन किया था रजनी जी। और आप ऑल इंडिया रेडियो से आपने अपना करियर शुरू किया, फिर उसके बाद आप वॉइस ऑफ अमेरिका जाती हैं और फिर बीबीसी हिंदी में भी आती हैं। कितने साल गुजारे होंगे आपने ये सब? मैंने अब गिनना तो मुझे आता नहीं था कभी भी और अभी भी नहीं आता, लेकिन ये 1949 में ऑल इंडिया रेडियो से शुरू किया था। 1949 में आप ऑल इंडिया रेडियो जाती हैं, क्या करने के लिए? बच्चों के प्रोग्राम में, मैं बच्ची नहीं थी, 17 साल की थी, पर बच्चों के प्रोग्राम में गाना गाना था मिलके, तो मुझे गाने का शौक़ था, मुझे मौका मिला, मैं चली गई। तो इस तरह से शुरू हुआ ब्रॉडकास्टिंग का सफ़र। और आपका ताल्लुक़ है पेशावर से? मैं पेशावरी हूँ, मैं पेशावर की हूँ, मेरा ताल्लुक़ ही नहीं, मैं पूरी की पूरी एकदम से अपना, मेरा सारा प्यार पेशावर के लिए। कहाँ पैदा हुई वहाँ और किस तरह से वहाँ आप ऐसे स्कूल है तक गई? कि परवेज़ जी, मेरे फादर अपने को हिंदू पठान कहते थे, अफ़गानिस्तान के थे, उनकी ज़मीनें अफ़गानिस्तान की थी। फिर उसके बाद बहुत से लोग, हिंदू लोग भी, मुसलमान भी पेशावर आके बस जाते थे, स्कूल कॉलेज थे, अस्पताल थे, तो वो भी वहीं रहते थे। तो फिर पार्टीशन के बाद हम लोग दिल्ली आ गए और मेरी सबसे बड़ी दो चाह थी, एक कि जहाँ तक हो सके मैं पढ़ती जाऊँ, मेहनत करने की नहीं, डिग्री लेने की, और गाना गाऊँ। तो ऑल इंडिया रेडियो गई इसीलिए थी कि बच्चों के प्रोग्राम में गाऊंगी। खुशकिस्मती से अपने वतन के मुझे ग्रांट साहब मिल गए सामने, उन्होंने मेरी शक्ल देखी। तब उस ज़माने में मैं पठानी लगती थी, मेरा ननिहाल में नाम भी पठानी था। तो उन्होंने कहा, तू कहाँ की है रे, तू किधर से आई है? मैंने कहा, मैं पेशावर से आई हूँ। बोला, पश्तो जानती हो? मैंने कहा, हाँ जी जानती हूँ। कहने लगे, कितना जानती हो? मैंने कहा, बस बातचीत कर लेती हूँ। तो साजिंदों को बुलाया और मुझको कहा, अच्छा जो कुछ गाना चाहती हो गा दो। तो मैंने गाना गा दिया, तो वो दूसरी तरफ देखते जाए, दूसरी तरफ दीवार की तरफ। अब मैंने गाना बंद कर दिया तो भी कुछ नहीं बोले। तो मैंने सोचा ये अच्छे इंसान है, मैं छोटी हूँ, कम से कम कितना भी गंदा ख़राब गाती हूँ, नहीं आता गाना, तो कम से कम कहीं शाबाश शाबाश और मुझे जाने दें। वो देखते ही नहीं थे मेरी तरफ। आखिर मैंने उठने का किया तो उन्होंने कहा, रुको, तुम कहती हो तुम्हें पश्तो आती है, कितनी आती है? मैंने कहा, थोड़ी सी। कितनी थोड़ी? मैंने हाथ से दिखाया। कहने लगे, एक बात, बड़े गुस्से में थे, एक बात बताओ, तुम जो गा रही थी उसका मतलब तुम्हें पता तुम क्या कह रही थी? मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता। कहने लगे, शुक्र है अल्लाह का तुम्हें नहीं पता, ऐसे लफ्ज़ लड़कियां क्या लड़के भी मुंह से नहीं कहते। अच्छा। तुम्हें कहाँ से ये लफ्ज़ आ गए? मैंने कहा, हमारा टांगे वाला हमें स्कूल ले जाता था तो ये गाता रहता था। उन्होंने उसके माँ बाप, दादा परदादा सबको गालियाँ दी और कहा, अच्छा ठीक है, कल आ जाओ, मैं गाना लिखवा दूंगा और कोई जना तुम्हें उसकी कोई धुन बना देगा। और कहने लगे, देखो हमारा भी हाल देखो, ये पंजाब ने, ये यूपी की ज नहीं कह सकती, कुछ नहीं कह सकती, कहते इनके मुंह से मुझे पश्तो के गाने गनवाने पड़ते हैं। कम से कम अपने वतन की एक लड़की तो आई है जो साफ साफ बोलेगी। तो बस दूसरे दिन से शुरू हुआ काम। अब चूंकि हम उस वक्त के शरणार्थी थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं पेशावर में एफए के पहले साल में थी। वहाँ पहुँच के, दिल्ली में पहुँच के कैंप कॉलेज बनवाए थे सरकार ने, जहाँ शाम को वो लोग जाते थे पढ़ने जो उस तरफ से आए थे। सो कॉल्ड पाकिस्तान उस वक़्त बना था। तो मैं भी जाने लग गई। फिर मैंने बीए की, फिर मैं ट्यूशन करके और गाने गा के फिर ख़बरों में बुला लिया गया। पैसे बनाती रही तक, क्योंकि मेरा भाई एक था जो कमा रहा था उस वक़्त। किसी के पास पैसे नहीं थे कॉलेज भेजने के लिए, तो मैंने सब तरह के काम करके, टेम्परेरी काम करके, किसी तरह काम करके। और ये काम किस तरह के थे, रेडियो में ख़ास तौर पर? तो रेडियो में ये हुआ कि पहले तो बुलाया गया पोठवारी में। मुझे पता भी नहीं था पोठवारी क्या होती है, बड़ी पंजाबी की तरह थी। और एक ही बात थी जो मुझे याद है, उसमें बार बार कहना पड़ता था, और पंडित नेहरू हो रहा आख्या। और एक दिन मुझे बहुत ही गुस्सा आया, मैंने कहा
मुझे पता नहीं था माइक लाइव था। मैंने कहा पंडित नेहरू हुरी आंकते तो बहुत हैं पर कहते कुछ भी नहीं। आज तक नहीं सुना। उस बात पे मुझे निकाला जा सकता था, लेकिन उस वक़्त के जो बड़े अफसर थे उनको इतनी हंसी आई इस बात से कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। बस इस तरह से पश्तो में, पोठवारी में जब भी कोई गाने वाला नहीं आता था तो मुझे उनको पता चल गया मुझे बड़ा शौक है, तो मुझे गाने के लिए भी कहा जाता अच्छा, था। मतलब आप रेडियो पे खबरें वगैरह भी पढ़ती थी? मैं खबरें पढ़ती थी, हाँ। और साथ ही गाती भी थी? जब तब गाती थी जब उनको कोई और नहीं मिलता था। अच्छा। जिस दिन कोई टप्पे गाने नहीं आया, जिस दिन किसी की बारी है, ये पंजाबी गाने और ये मैं इस तरह के गाने के लिए बुलाया जाता था जो ढोलक के साथ ने देखिए, ऑल इंडिया रेडियो से फिर आपका सफ़र होता है वॉइस ऑफ अमेरिका के। हाँ। और शादी बीच में हो जाती है? नहीं, ऐसा है कि 5 साल तक मैं वहाँ काम करती रही और महेंद्र कौल उस वक़्त कश्मीरी और उर्दू से खबरें पढ़ते थे वहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो में। ऑल इंडिया रेडियो में वो पहले कश्मीर के पहले आदमी थे जिन्होंने कश्मीर में ब्रॉडकास्ट किया। ही वॉज ओनली 17 साल के थे। उसके बाद 2-3 साल खबरें पढ़ते रहे, फिर उनको एक्टर बनने का चाव आया तो वो चले गए बॉम्बे। वहाँ उनका काम नहीं चला क्योंकि उनसे नखरे वखरे और वो बातें नहीं, उन लोगों से नहीं पटी, तो दिल्ली आ गए कश्मीर जाने के लिए, तो दिल्ली वालों ने रोक लिया। आप देखेंगे शायद ब्रॉडकास्टिंग की हिस्ट्री में जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने ड्रामे प्रोड्यूस करने शुरू किए। घंटे का ड्रामा 1 घंटे के ड्रामे में 9 आवाज़ें बदल के अकेले प्ले करते थे। क्या बात है, वाह। हर इतवार को किसी ना किसी अखबार में उनकी तस्वीर निकलती थी। और बहुत मशहूर ब्रॉडकास्टर इसलिए भी रहे, मैं उन लोगों के लिए ये जानकारी यहाँ देना ज़रूरी समझता हूँ कि बीबीसी में आने के बाद बेनतहा उनका रुतबा रहा। बड़े शानदार उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका में भी लेजेंड रहे हैं इस मुल्क में। आपके हस्बैंड शौहर महेंद्र कौल, और 95 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। अभी 2018 की ही तो बात है, पिछले साल। और आपको उनको महेंद्र कौल साहब को OBE भी मिला था, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट टू गेट दैट। हाँ, 1975 की बात है। 1975 की बात है। उनकी ऑनर में इतनी बड़ी पार्टी हुई थी। लोग स्कॉटलैंड से आए थे कोचेज़ में। मैं आपको तस्वीर दिखा सकती हूँ। 700 आदमी, कोई जगह नहीं मिलती थी जहाँ उनको ऑनर देने के लिए आए थे। और मैं उनके बारे में बात करी तो मैं आपको सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि शुरू में तो उर्दू सर्विस पाकिस्तान एम्बेसी ने, हाई कमीशन ने बहुत माइंड किया, पर बाद में ये हालत थी कि पाकिस्तान हाई कमीशन महेंद्र कौल को ज़्यादा बुलाते थे, कोई फंक्शन हो। वो कहते थे कि ये इतना सही बात करता है, इसके लिए ये ब्रिटेन की बात करता है। बहुत मकबूल थे, मुझे तो अच्छी तरह से याद है। और यही नहीं, मुझे ये भी याद है कि उन्होंने यहाँ इंग्लैंड में इंटरव्यूज़ किए टेलीविज़न पे, और वो ये 1960 और 70 के शुरू की बातें हैं, और वो इंटरव्यूज़ बेनतहा मकबूल हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शिव कुमार बटालवी के साथ उनका इंटरव्यू है, वो लाखों की तादाद में लोगों ने देखा है। इसके अलावा और भी उस ज़माने में जो लोग भी यहाँ पे आते थे 1960 और 1970 के शुरू में, महेंद्र कौल बैठ के उनका ज़बरदस्त इंटरव्यू करते थे। 1966 से शुरू हुआ उनका प्रोग्राम जी टेलीविज़न पे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज इंटरनेट के ज़माने में वही गिनती के कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो ब्रिटेन में लोग आते थे ना, उनके जो टेलीविज़न पे इंटरव्यूज़ हुए हैं, ख़ास तौर पे हिंदी उर्दू में, वो सिर्फ महेंद्र कौल के ही आम तौर पे जो इंटरव्यूज़ हैं वो सबसे वॉइस ऑफ अमेरिका ने इंडियन जर्नलिस्ट से पूछा था कि उनको समझ ही नहीं थी कि एक ब्रॉडकास्टर से प्रोग्राम नहीं चलते। उन्होंने पूछा था हमको कोई ब्रॉडकास्टर बताओ जिससे हम वॉइस ऑफ अमेरिका शुरू करवाएं, तो उन्होंने महेंद्र का नाम दिया। फिर उन्होंने कहा कुछ ड्रामे करके दिखाओ अबाउट अमेरिकन लाइफ, तो वो 2 साल हम वो बजाएंगे। जब इंडियन ऑडियंस बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी, तब हम बाकायदा प्रोग्राम करेंगे, हम अभी इतना पैसा ज़ाया नहीं करना चाहते। तो इनको महेंद्र कौल को भेजी गई ये इन्विटेशन। जो ड्रामे लिखे जाते थे वो ड्रामे उन्होंने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा एक्टिंग बहुत अच्छी है
लेकिन सारे वो जो ऑल इंडिया रेडियो के लिए लिखते थे ड्रामे, वो लोग उन्होंने लिखे, वो उन्होंने रिजेक्ट तो कर उन्होंने दिया। उनको तो मैंने broadcaster कहा बना कि दिया। मैं लिखूंगी। अच्छा। हमारी बातचीत नहीं थी खास तब तक, पर मैंने किसी ने मुझे बताया, मैंने कहा मैं सारा वक्त किताबें पढ़ती हूँ, मुझे पता अमेरिकन लाइफ के बारे में, इन बेचारे पंडितों को क्या पता वहाँ क्या होता है। तो मैंने लिखे, उन्होंने पसंद किए और हमारी शादी तब हुई। और उन्होंने हम जानते थे एक दूसरे को बड़े साल से, लेकिन शादी आपकी अमेरिका में हुई? नहीं, हमारी शादी, पर ये तो ड्रामे तो 2 साल पहले, ये ऑल इंडिया रेडियो में 5 अच्छा, साल से इस दौरान आए थे और इस शादी दरमियान कोशिशें कर रहे थे। अच्छा, वॉइस ऑफ अमेरिका वगैरह से फिर वो, मैं तो ज़्यादा मुझे जो उनकी बातें याद हैं जो मैंने लोगों से सुनी है, वो भी बात है, लंदन बड़ी की बात पुरानी बात है, बड़ी पुरानी, आप लंदन की लोगों बात के लिए है, बड़ी पुरानी। लेकिन एक दिलचस्प किस्सा उसमें कुछ और भी है। जब आप अमेरिका जाती हैं तो आपने वहाँ क्या किया रेडियो में? ऐसा हुआ ना कि वो जाते उसी रात अस्पताल चले गए, उनको जॉन्डिस हेपेटाइटिस हो गया था। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन इनाग्रेशन के लिए वाशिंगटन आए थे, तो ये बेचारे अस्पताल में पड़े थे और मुझको जो कुछ उन्होंने कहा, ये बोलो, यानी ट्रांसलेशन तो मुझे ही करना था, पर वो जो भी सेरेमनी थी वो मुझे करनी पड़ी। पहले उन्होंने कहा था कि हम मियाँ बीवी को बीबीसी की तरह एक सेक्शन में नहीं रखेंगे, उसको परचेज ऑर्डर पे कभी कभी बुला लिया करेंगे। अब 3 महीने तो वो अस्पताल में रहे, सारा कुछ तो मैंने ही किया। वहाँ कोई और प्रोग्राम लिखने वाला, मैं 3 प्रोग्राम लिखती थी हफ्ते में, 7 दिन खबरें पढ़ती थी, और इस तरह से मेरे को उन्होंने फिर माफ़ी मांग के रख लिया पक्का। अच्छा, वहाँ पे आप ने काम करना शुरू कर दिया? वहाँ काम एक दिलचस्प किस्सा मैंने आप ही से सुना है। जब महफिलें होती हैं और उसमें रजनी कौल साहबा मौजूद हैं और लोग बाग आपसे फरमाइश करते हैं, तो ये मैंने देखा है कि गुले गुलजार बनी रहती है वो महफिल, जिसमें आप एक किस्से के बाद दूसरा किस्सा सुनाती हैं, तीसरा सुनाती हैं, चौथा सुनाती हैं माशाल्लाह। और एक किस्सा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि रूस से कोई बहुत बड़े डिग्नेटरी आते हैं, वो क्या होता है? ऐसा हुआ, जैसे ही हम वाशिंगटन पहुँचे, उसके 1 दिन 2 दिन बाद ही बुल्गानिन और क्रुश्चेव दोनों दिल्ली से, आई डोंट थिंक कि सीधे आए होंगे, लेकिन वो वाशिंगटन भी आ रहे थे। तो उनको ओपन कैरेजेस में उसमें शहर में घुमाने का इंतज़ाम था सरकार का। तो महेंद्र बेचारे तो अस्पताल में थे, तो अनाउंसमेंट की गई, वॉइस ऑफ अमेरिका भी पूरा वॉइस ऑफ अमेरिका नया था, ना ही सिर्फ इंग्लिश। उन्होंने कहा जो भी लाइव ड्यूटी नहीं कर रहा वो नीचे सड़क पर चला जाए, और जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनको वेलकम करे, वेव करे, जस्ट शो देम दैट यू आर हैप्पी दे आर देयर। सो मैं तो साड़ी पहनती थी, मैं नीचे चली गई, और जब मिसेस क्रुश्चेव और मिसेस बुल्गानिन ने देखा एक साड़ी वाली, तो मुस्कुराई, क्योंकि वो इंडिया से आई थी तो उनको याद था। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दिए नमस्ते करने के लिए, तो मैंने भी जोड़ दिए। पीछे से मेरे को पकड़ के एक आदमी, वो पुलिस वाला नहीं था, तो उसने मेरे हाथ देखे, मुझे ऐसे पकड़ के कहा कम इन कम इन कम इन, और अंदर ले गया मुझे और कहा एक कमरे में एक कुर्सी पे बैठ जाओ, होल्ड ऑन, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम इंतजार करो। फिर FBI वाले आए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि तुम उनको कब से जानती हो? मिस्टर क्रुश्चेव, मिसेस क्रुश्चेव को आप कब से जानती हैं? एक मामूली इंडिया की एक आम मामूली लड़की 25 साल की इतने बड़े लोगों को कैसे जानती है, मुझसे पूछ रही थी। मैंने कहा मैं नहीं जानती। तो what were they trying to tell you? Why were you smiling at them? And they were both smiling at you. अब वो तो कीड़े पर भी हंस देती, अगर देखती तो बेचारी वो भी फंस के बैठी थी, पर खैर वो दूसरी बात है। बस और तो बाकायदगी से इंटरोगेशन हुआ आप और आप पे नजर रखी गई, फिर उसके बाद क्या? जाने से पहले, वॉइस ऑफ अमेरिका जाने से पहले बिल्कुल हर बात 9 महीने तक वो देखते रहे कि हम कम्युनिस्ट तो नहीं हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कम्युनिस्ट क्या करते हैं और बाकी लोग क्या करते हैं। लेकिन वो मिसेस क्रुश्चेव को नमस्कार, या उन्होंने जो आपको कहा। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक आपका एक बड़े दिलचस्प किस्सा मैंने और सुना था किसी से, कि वो पेशावर की आप हैं और आपने किसी को कहा, फातिमा जिन्ना का किस्सा? जैसे हम जिन दिनों हम पहुंचे वहाँ अमेरिका में, समहाउ उन दिनों उनके दिमाग में ये था कि इंडिया बहुत तकलीफ दे रहा पाकिस्तान को, उनका पानी बंद कर दिया है। फातिमा जिन्ना? नहीं, फातिमा जिन्ना तो, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट को अच्छा। ये ख्याल था कि इंडिया पाकिस्तान
छोटा है पाकिस्तान, इंडिया उसके साथ ज्यादती कर रहा है, उनको पानी नहीं दे रहा, उनका ये नहीं कर रहा। तो अखबारों में भी और बाहर भी लोग, किसी दुकान में जाओ तो पूछते थे, वेयर आर यू फ्रॉम लेडी, आर यू चाइना लेडी, व्हाट आर यू, बताओ आई एम फ्रॉम इंडिया, ओ गैंडी गैंडी गैंडी, वो हाथ जोड़ देते थे, गैंडी तो उनको पता था, लेकिन बाकी यू आर वेरी क्रूअल, यू आर नॉट गिविंग एनी वाटर टू पाकिस्तान, इस तरह से बातें करते थे। एक दुकान पे 2-3 अपनी औरतें खड़ी थी सलवार कमीज वाली, तो मेरे को उसने देखा तो उसने कहा, बेटा तू किधर की है, मैं भी सलवार कमीज पहनती थी, तू किधर की है तू, मैंने कहा जी मैं पेशावर की हूँ। तो कहने लगी, हाय बेटा बड़ा दिल खुश हुआ है तेरे को देख के, तो अपने वतन के बच्चे हों और क्या चाहिए। अच्छा, कहती है किसी दिन ना मेरे जमाई को लेकर हमारे घर आना, जिस दिन ये खान साहब घर होंगे ना उस दिन आना, मैं तेरे को फ़ोन करूँगी। मेरे को नहीं कहती, मेरे पास कागज़ नहीं है, मैं तेरा पता करूँगी। फिर दोबारा मिली कभी बाद में, हाय तू चंडे वाले दिन आई नहीं, एम्बेसी नहीं आई तू चंडे वाले दिन, हम तो इंतज़ार कर रहे थे अपने जमाई का। तब मैंने सीखा कि मुझे साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे अपने को पेशावर का बताने में कोई शर्म ही नहीं, बल्कि मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी में, जो मैं अब 90 साल की हो गई हूँ, मैंने पेशावर से अच्छा शहर कभी नहीं देखा, इतने अच्छे इंसान कहीं नहीं देखे, चाहे कोई मुझे गोली मार दे, लेकिन जो सच है वो सच है। लेकिन फिर इंसान अच्छा, को यहाँ गलतफहमी उनको इसलिए हुई होगी कि आपने, क्योंकि ये कहा होगा भाई आप पेशावर की हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी है, उन्होंने ख्याल ये कर लिया कि पाकिस्तानी है या मुसलमान है, तो इसीलिए उन्होंने आपसे उम्मीद की कि भाई आप नमाज पढ़ने भी नहीं आती हैं, आप 10 जो मुसलमानों के प्रोग्राम है उसमें भी नहीं आती। मिसेस जिन्ना का क्या किस्सा था? मिस जिन्ना ऐसा है कि हमारे जाने की थोड़ी देर जो वॉइस ऑफ अमेरिका के हेड थे, उनसे, क्योंकि महेंद्र अस्पताल में थे, वो रोज़ हिंदी सेक्शन में आकर मुझसे पूछते थे, हाउ इज़ महानरा, तो वो उनसे दोस्ती हो गई, और वो इंडिया के बारे, उनको कुछ किसी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो बातें करते रहते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाउ डू यू ग्रीट इन इंडिया, डू यू शेक हैंड, ग्रीट व्हेन यू मीट समबडी। ये किसने कहा आपसे? ये हेड बॉब बटन, हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वॉइस ऑफ अमेरिका, उन्होंने पूछा मुझसे। तो मैंने कहा कि बताया, आदाब का बताया, नमस्कार बताया, सब कुछ। अब उनको कहाँ याद रहता, उनकी ज़बान तो नहीं थी, पर मैंने कहा कि इंडिया की एक बात बड़ी अच्छी है, हाथ जोड़ देते हैं, बड़ों को छोटों को, किसी कमरे में घुसो हाथ जोड़ दो, सबको एक साथ हो जाता है। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड। तो मिस जिन्ना आई। मिस जिन्ना मतलब ये कि फातिमा जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, और कमरे में आई, मैं खुद वहाँ थी कोने में, मैं बाहर जा रही थी, क्योंकि मुझसे तभी उन्होंने सीखा था, और वो आई और वो खड़े हो गए, और बाकी भी सबको इशारा किया खड़े हो जाओ, और सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उनका रंग फक हो गया, क्योंकि वो शायद खुद इंडिया और पाकिस्तान उस वक्त तक एक ही थे। हाँ। ये इसमें कोई शक नहीं, बटवारा हो चुका था, लेकिन ये कि फिर भी बजाय अस्सलाम वालेकुम या कुछ और करने के, या कुछ भी हेलो कहते, हाथ मिलाते, जो कि अमेरिकन तरीका है, वो सब के सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उनको समझ नहीं आई वो करे क्या, वो आगे से बेचारी क्या बोले। आप यहाँ लंदन फिर कैसे आती हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के बाद? अच्छा, ऐसा है कि महेंद्र ने BBC को अप्लाई किया था नौकरी के लिए, और उन्होंने इनका इम्तिहान जैसे जैसे लेते हैं लिया था, पास हो गए थे। लेकिन यहाँ पे जो काम उस वक़्त BBC जब उन्होंने अप्लाई किया था, उस वक्त हिंदी सर्विस और उर्दू सर्विस नहीं थी, हिंदुस्तानी सर्विस से। हाँ। तो इन्होंने इम्तिहान दिया और पास हो गए, और अपने परमानेंट एड्रेस लिखना होता है, और लोग तो ये और सईद जाफरी मशहूर एक्टर, दोनों एक साथ YMCA में रहते थे। तो सईद ने कहा, यार तू कश्मीर का परमानेंट एड्रेस दे, यहाँ का देता है, जब उनका जवाब आएगा तू जाने होगा, तेरी चिट्ठी खो जाएगी। कभी कभी वो ऐसी समझदारी की बातें भी किया करते थे। तो इन्होंने कश्मीर का एड्रेस दे दिया। बाद में 6-8 महीने के बाद चिट्ठी आई कि आले साहब की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई थी या कुछ हो गया था, तो वो कहने लगे अभी मुझे इंडिया वापस ना भेजो, पहले मैं अपना कुछ सोच लूँ कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। तो आले की जगह महेंद्र कौल आ रहे थे, आले हसन की जगह। तो आले साहब BBC तो
बिल्कुल बहुत ही अच्छी काइंड ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा अब ये बेचारा मांग रहा है 1 साल और, तो इसको 1 साल और रख लेते हैं, और उन्होंने इनको कहा अभी आप रुको। इस बीच हम लोग वॉइस ऑफ अमेरिका चले गए। अच्छा, उसके बाद इन लोगों ने, और फिर वो हिंदी, और ये भी हो गया कि हिंदी सर्विस और उर्दू सर्विस हो गई, हिंदुस्तानी सर्विस नहीं एक हिंदी सर्विस, एक उर्दू सर्विस। हाँ जी, उर्दू सर्विस, माफ़ कीजिए, उर्दू सर्विस हिंदी सर्विस हो गई। फिर हम लोग वॉइस ऑफ अमेरिका में थे ना, इन्होंने कभी अप्लाई किया ना इनको कुछ पता चला। जब इनके पूरे 5 साल वॉइस ऑफ अमेरिका में होने थे, तो उनको पूछना था, वो किसी को परमानेंट जॉब नहीं देते थे तब, लेकिन उन्होंने इनसे पूछना था कि आपको परमानेंट जॉब चाहिए कि आप वापस जाना चाहते हो। हम दोनों ये कहते थे कि हम गांव में रहेंगे और मट्टी की झोपड़ी में रहेंगे, अमेरिका में कभी नहीं रहेंगे। अच्छा। हम दोनों को अमेरिका में रहना ज़रा भी पसंद नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि अमेरिका को इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं था, और हर बात, ये एडिटर थे, हर बात इनसे होती थी, इनसे इजाज़त से होती थी, और रोज़ झगड़े होते थे, क्योंकि उनकी अपनी ही पॉलिटिक्स थी जो ना वो समझते थे ना उनके पल्ले पड़ती थी। झगड़े कर कर के ये इनको बहुत इज्जत देते थे, इनको मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बुलाते थे। कितनी बार इन्होंने निक्सन के लिए स्पीचेस लिखी इन 15 के लिए, जनवरी में, अगस्त में, 15 अगस्त के लिए वहाँ इनको हिल पे बुलाया जाता था, इनसे सलाहें की जाती थी। लेकिन हम अंदर से जानते थे कि ये हमारा देश नहीं, हम यहाँ नहीं बच सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल हम इंडिया कप के लिए प्रोग्राम करते थे। उनको ना इंडिया के बारे में कुछ पता था, ना वो जानना चाहते थे। ठीक है, तो अमेरिका से फिर आप वहाँ से चिट्ठी इनको कश्मीर, जब हम सोच रहे थे तो इनको कश्मीर से पता नहीं कैसे चिट्ठी आ गई कि BBC कहता है कि आ जाओ, हमारे पास जगह है। 5 साल के बाद वो ऐसे वक्त मिली जब हम रिजाइन करने जा रहे थे। मैं तो BBC, मैंने तो वॉइस अमेरिका छोड़ दिया था। मैं लाइब्रेरी में काम करती, मैंने वहाँ MA की लाइब्रेरी साइंस में 3-4 साल लगाए, शाम को पढ़ने जाती थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें तब सर्टिफिकेट देंगे अगर तुम किसी लाइब्रेरी में 6 महीने काम करो, हम तुम्हें सर्टिफिकेट देंगे ही नहीं। तो मैंने छोड़ दिया था। तो हम सोच अमेरिका के जरिए से खत आता है, और फिर इस तरह से आप लोग लंदन जाने का प्रोग्राम तो वहाँ से फिर BBC ने बुला लिया, तो वहाँ से यहाँ गए। और उसके बाद आप भी BBC में आ गई? तब आई जब ये टेलीविजन में चले गए। अच्छा, महेंद्र कौल चले जाते हैं टेलीविजन में, रेडियो से। मैं आते ही, अब आते के 3-4 महीने बाद ही मुझे 2.5 दिन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। 2 दिन खबरें पढ़ती थी और 1 बच्चों का प्रोग्राम करती थी। ये 62 से मुझको। उस जमाने में कौन कौन था BBC हिंदी सर्विस? उस जमाने में सबसे बड़े तो थे पुरुषोत्तम लाल पावा। ठीक है। और पुरुषोत्तम लाल पावा साहब को तो हमने भी देखा, हमारे वक्त तक चले। आले साहब थे, आले हसन साहब, और रत्नाकर भारतीय थे। अच्छा, ये बलराज सानी आपसे पहले थे? बलराज सानी हमसे बहुत पहले थे, हम काफी क्योंकि जो ये 50s वगैरह का जमाना है उसमें बलराज सानी जो मशहूर एक्टर हैं। बलराज सानी तब थे जब ये हिंदुस्तानी सर्विस होती मेरा नहीं ख्याल कि बलराज सानी हिंदी में कुछ। लेकिन आपका किसी न किसी शक्ल में बलराज सानी खानदान से गहरा ताल्लुक रहा है, इतना मुझे पता है। हाँ, वैसे मेरा पर्सनल तो मैं कहाँ किसी को नहीं जानती थी, लेकिन महेंद्र चूंकि गए थे फिल्म हीरो बनने गए थे कश्मीर से। जब 5 साल कश्मीर में खबरें पढ़ ली, सारे मज़े कर लिए, तो सोचा अब एक्टर बन जाता हूँ। तो बॉम्बे गए, तो बड़ा मुश्किल था उस ज़माने में, और दूसरे इनकी तबीयत ऐसी थी, किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते थे, तो नहीं बन सके। 2 फिल्मों में काम किया, जलजला और अनहोनी। ये महेंद्र कौल ने। अच्छा, और जलजला और अनहोनी। और क्या रोल, क्या मतलब छोटा मोटा या कोई? नहीं, एक तो अभी बताती हूँ कि अनहोनी में थी शायद नरगिस, और इनको रोल दिया गया डॉक्टर का, और सिखाया गया कि वो बीमार है, आप उनको इंजेक्शन दीजिए। बार बार सिखाया गया कि रज़ाई को दीजिएगा इंजेक्शन। पर जब ये देने गए, नरगिस का कहते, मैंने नरगिस को इतना पास से देखा, मैं इतना नर्वस हो गया कि मैंने उसकी रज़ाई के ऊपर नरगिस की बाह में इंजेक्शन दे दिया। वो इतने जोर से चीखी कि 10 जने अंदर आ गए, और लिटरली इनको उठा के बाहर फेंक। उन्होंने कहा तेरे को इतनी बार समझाया कि उसको हाथ नहीं लगाना, और तू रजाई से भी ऊपर, उसकी बाह से भी ऊपर जाके तूने उसकी लगा दिया। फिर ये मुड़ के नहीं, महेंद्र कौल का पहला रोल।
और फिर ये एक्टर बनने का इन्होंने छोड़ दिया। हाँ। और फिर और दूसरा रोल आपने दूसरे रोल का जिक्र नहीं किया, एक तो नरगिस के साथ। मुझे ज़लज़ले का, देखिए हम दोनों को शायद इनको उस बात से चिढ़ थी कि इन्होंने फिल्मों में कभी ध्यान नहीं दिया जो इनके साथ बॉम्बे में हुआ। हमको पेशावर में इजाज़त नहीं थी लड़कियों को सिनेमा देखने की, कहते थे कि बिगड़ती हैं लड़कियां। जैसे कच्चा प्याज हिंदू लड़कियां, मुझे नहीं पता मुसलमान लड़कियों को खाने देते हो, हमको कच्चा प्याज नहीं खाने देते थे, हमारे बड़ी बंदिशें थी। तो मैं छोटी थी तो मुझे शौक़ था पिक्चर देखने का, लेकिन बड़े होकर मुझे हमेशा से किताबें पढ़ने का इतना शौक़ है कि मैंने फिल्म की तरह ध्यान नहीं दिया। तो फिर ये वहाँ से महेंद्र कौल जी का जो कनेक्शन आपने बताया कि बॉम्बे में इस तरह से ये थोड़ा सुनील दत्त ने बल्ला सानी जो बॉम्बे की वजह से बलराज सानी की को भी जानते हैं ये? कि बलराज सानी के रिश्तेदार भी कश्मीर में रहते थे, उनका आना जाना बड़ा था। एक दूसरी बात ये थी कि बलराज सानी ने हिंदी सर्विस या हिंदुस्तानी सर्विस में काम किया था। उन दिनों हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड लाइब्रेरियन होते थे सरीन साहब। सरीन साहब ख़तों के जवाब देते थे और किताबें में अखबार का ध्यान रखते थे। जब उनकी बेटी शबनम, बलराज सानी की बेटी जवान हो गई, सानी साहब की बेटी शबनम जब वो जवान हो गई, शादी का वक्त आया, तो उनको ये लगा कि यहाँ ये एक्टर एक्ट्रेस के साथ ये भी घूमेगी, शादी कर लेगी, जैसे आम बापों को वहाँ होता है बीमारी, तो उसको बहुत ही घोट के रखते थे कि किसी से ना मिले। लेकिन शी फेल इन लव, किसी से उसका प्यार हो गया। शबनम का यहाँ इश्क हो गया, यहाँ नहीं, बॉम्बे में। अच्छा, वापस जाके नहीं, वापस वो तब तक नहीं आई थी, उसको निकाला गया था। उसके इश्क की वजह से उसको बॉम्बे से निकाल के लंदन भेज दिया गया था ताकि अपने लवर से वो ना मिले। ठीक है। तो वो उसको उन्होंने सरीन साहब के पास, क्योंकि सरीन साहब को वो जानते थे, उनके साथ काम किया था, तो उनके पास भेज दिया। अब चूंकि वो महेंद्र को भी जानते, लड़की बड़ी तंग आ गई क्योंकि उस घर में उनकी एक बेटी थी, वो हॉस्टल में थी, तो उसने बाप को चिट्ठी लिखी होगी कि मैं वापस आना चाहती हूँ। तो तब उन्होंने महेंद्र को कहा कि यार तेरी तो बेटी भी है, तू इसको कुछ हफ्ते के लिए अपने पास ले आ। तो वो फिर हमारे पास, तो बलराज साहनी की बेटी शबनम हमारे फिर पास आपने अपने घर में रखा, थोड़े कुछ हफ्ते हमारे घर में रखा। और फिर एक में तकलीफदेह कहानी है, लेकिन मैं सिर्फ उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ आपकी मदद से, जो पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि मुझे भी इसका कोई शौक नहीं कि किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा जाया जाए, लेकिन जो चीज़ें मंजर आम पे आ चुकी हैं, जो जानी पहचानी है उन पे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शबनम ने बाद में चल के शायद खुदकुशी की, आत्महत्या की। हाँ, यही सुना, बड़े अफसोस की बात है। बात यह कि शबनम किसी से शादी करना चाहती थी बॉम्बे में, बाप ने उसको यहाँ भेज दिया। वो नहीं चाहता था कि जो हमारे पुराने ख्यालों वाले लोग हैं कि ये हिंदू मुसलमान और ये वो, तो उन्होंने भेज दिया उसको यहाँ। फिर वो वापस गई। इस तरह की वो कहानी थी। इसके अलावा एक छोटी सी कहानी ये भी थी कि बलराज सानी साहब ने 2 शादियाँ की। बलराज सानी साहब जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो उनकी फर्स्ट कज़न थी। हिंदुओं में ऐसा नहीं होता, तो वो उनको इजाज़त नहीं मिली, तो उन्होंने फिर अरेंज मैरिज की। और वो जिस लड़की से की वो बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी खूबसूरत थी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो तंग नहीं थे, दुखी नहीं थे। उनके 2 बच्चे भी हुए थे, पहले लड़का हुआ। यहाँ लंदन में नहीं, वो तो बॉम्बे में। अच्छा, बॉम्बे। वो तो वहीं पे, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं कहाँ। फिर वो बच्चे हो गए, तो जब वो BBC में काम कर रहे थे, तो उस वक़्त उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम शुरू किया। तो लोग चिट्ठियाँ लिखते थे कि हमें ये गाना सुनवा दीजिए, वो गाना सुनवा दीजिए। तो बलराज सानी की बीवी को BBC ने चांस दिया कि हफ्ते में 1 दिन आ जाया करो। लड़के को तो वो बॉम्बे छोड़ आई थी, सिर्फ शबनम छोटी थी, उसको लेके आई थी। मैं बलराज सानी साहब की इस कहानी से थोड़ा सा निकल के आता हूँ, इसलिए कि उस ज़माने के और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में आपने काम किया है, और बहुत ही मशहूर लोग हैं। उनमें एक आले हसन साहब आले हसन साहब तो एक, क्या कहा जाए, बहुत अच्छे इंसान थे। उनको अगर आप 1-2 चांटे मार के भी कहें कि झूठ बोल नहीं तो तेरी जान ले लेंगे, वो कहेंगे या अल्लाह झूठ क्या होता है, या पहले मुझे सिखा दे, मुझे बता झूठ होता क्या है, मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं कर दूंगा। आले हसन साहब एक बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे इंसान थे, और अच्छे ब्रॉडकास्टर माने जाते हैं। नहीं, बात ये है कि आवाज़ तो ऐसी थी कि
पत्थर भी पिघल जाए। हाँ। बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी, बड़ी खूबसूरत। लेकिन हिंदी और उर्दू, तो हिंदी तो छोड़िए, हिंदी की ज़रूरत नहीं थी, उर्दू में भी असल में वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे कि उनको ट्रांसलेट करना और फिर पढ़ना है। वो पढ़ने को तैयार हो जाते थे, पूरी खबरें ट्रांसलेट नहीं करते थे, कर सकते भी होते तब भी नहीं, 2-4 करके कहते थे अच्छा भाई अब बुड़ के वही सुन लो, अब अभी टाइम है। और ये उस जमाने मैं की उस जमाने liberties हैं जो को मैं broadcasters कहती हूँ कि वो पता क्या चला कैसे ज़माना नहीं- था, हाँ। क्या इंसानियत थी उस वक्त। लेकिन वो कमाल के आदमी रहे, मैंने सुना है। वो तो कमाल के थे ही। अच्छा, और उन्होंने फिर शादी किसी उन्होंने हाँ स्वीडिश लड़की से शादी, स्वीडिश या स्विट्जरलैंड? मैंने ख्याल है कि स्वीडिश थी, जहाँ की भी थी उसे कोई अच्छा, क्या ठीक फर्क। है। वो पागल बेचारी थी, उसको समझ नहीं आई किससे शादी करेगी, क्योंकि आले साहब कोई मामूली इंसान तो नहीं थे। वो रियली मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। और हमारे वहाँ उस सेक्शन में बड़ा अच्छा काम करने वाले भी लोग थे। वो सुने अगर भूत बन के आ सकें तो मेरा गला भी दबा दे, उनकी सब तारीफ करते थे। वो नंबर 2 आदमी थे, पर जितना प्यार मैं आले साहब को करती हूँ उतना मैंने कभी हिंदी सर्विस में किसी को नहीं किया। वो तो देवता आदमी थे, उनको पता ही नहीं बुराई क्या होती, झूठ क्या होता है, जो उनको चाहिए होता था वो कर देते थे। और प्यार देखो उनका, एक दफ़ा कोई हिंदुस्तान से, कोई भारत से कोई रिकॉर्ड, कोई म्यूज़िक, बहुत अच्छा, अगर याद आ जाए मुझे उसके लफ्ज़, और मेरे कुर्सी से उठ के ज़मीन पर बैठ के रोने लग गए। मैंने कहा आले साहब क्या हो गया? मैं कमरे से पास से गुजरी, मैंने कहा क्या होगा, आप गिर गए हैं, आप गिर के क्या हुआ? कहते नहीं रजनी, मुझे वतन याद आ रहा है, मेरा इंडिया मुझे याद आ रहा है, मेरा लखनऊ मुझे याद आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो BBC तो आप नहीं भेजेगा, वो उन्होंने दिए थे तो मैंने खर्च कर दिया, मैं नहीं गया। वो एक ज़माना था, एक ज़माने के लोग थे। आले साहब मेरे लिए, आले साहब पेशावर हैं और पेशावर आले साहब हैं, जो अच्छे इंसान और अच्छी जगह होते हैं।